नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते पार्टी विद डिफरेंस यानी बीजेपी की। पार्टी विद डिफरेंस कही जाने वाली भारतीय जनता पार्टी में अब मंची अनुशासन में भी सेंधमारी होने लगी है। एक जमाना था जब पार्टी के मंच पर चुनिंदा वरिष्ठ ही विराजमान होते थे, लेकिन अब हर किसी नेता में मंच पर जगह बनाने की होड़ सी दिखाई देती है। हालांकि बढ़ती भीड़ को लेकर वरिष्ठों का मानना है कि पार्टी में अब परिपक्व नेताओं की संख्या में इजाफा हुआ है। बस यही वजह है कि मंच पर नेताओं की भीड़ दिखने लगी है। 3 कुर्सियां और उस पर विराजमान 4 नेता। क्या आपने इस तरह का नजारा भी कभी देखा है? नहीं ना। आज देख लीजिए, ये नजारा है ग्राम उज्जैनी में हुए नर्मदा शिप्रा मिलन यात्रा के शुरुआती समारोह का। समारोह के लिए मंच सजा और प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में 2 दर्जन से ज्यादा नेता मंचासीन हो गए। पार्टी पदाधिकारियों से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य तक को मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली। जिन 3 कुर्सियों पर 4 नेताओं की बात हम कर रहे हैं, उनमें प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया भी शुमार हैं। जरा इन दृश्यों को गौर से देखिए। बाबा की कुर्सी पर एक तरफ से राव के विधायक जीतू जिराती अवैध कब्जा जमाए बैठे हैं। बाबा जैसे तैसे अपने आप को एक सिरे पर टांगे टांगे समय काट रहे हैं। जिराती का दूसरा हिस्सा दूसरी कुर्सी पर है, जिस पर आधे अधूरे रवि रावलिया सवार हैं। पास की कुर्सी पर मोहन यादव डटे तो हैं, लेकिन उनकी कुर्सी के एक हिस्से में रावलिया का कब्जा है। हर 2 मिनट में नेता अपने आप में हलचल मचाकर एक दूसरे को राहत दे रहे हैं, लेकिन मंच का मोह है कि ना तो मंत्री जी छोड़ पा रहे हैं, ना ही विधायक, ना ही पार्टी पदाधिकारी। वैसे एक नेता भी मोह छोड़ देता तो 3 को 3 कुर्सियां मिल जाती और उन्हें राहत मिलती सो अलग। लेकिन इन दिनों बीजेपी के मंच हर आयोजन में करीब करीब ऐसे ही भरे भरे नजर आ रहे हैं। बीजेपी के मंचीय अनुशासन में सेंध लग चुकी है। हर नेता मंच पर डटे रहना चाहता है। ऐसे में पार्टी के गलियारों में उन दिनों को भी याद किया जा रहा है जब बीजेपी के मंच अनुशासन से लबरेज दिखाई देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। बड़ों से पूछो तो वो भी चुनावी साल में ऐसा तर्क देते हैं कि प्रत्युत्तर हो ही नहीं सकता। ताई का कहना है कि पार्टी में परिपक्व नेताओं की संख्या बढ़ रही है, इसीलिए संख्या दिखाई दे रही है। सही मायनों में पार्टी मूल सिद्धांतों से भटक चुकी है, ये कोई कहना ही नहीं चाहता। अब तक कांग्रेसी मंचों पर जिस तरह के हालात दिखाई देते थे, अब वही हालात भाजपाई मंचों के दिखने लगे हैं। वैसे मंचीय अनुशासन को तोड़ने वाला हाल ही में ये दूसरा मामला है। खजराना में इससे ज्यादा बदतर हालत थी। यहाँ तो वो भी मंचासीन थे जिन्हें दूर दूर तक फटकने तक नहीं देना था, लेकिन क्या करते, बाबा की माया ही ऐसी थी कि पार्टी का अनुशासन यहाँ भी तार तार होता रहा। लगता है भाजपा अपने मौजूदा नगर अध्यक्ष यानी शंकर ललवानी के नेतृत्व में ही नवंबर में होने वाला विधानसभा चुनाव शहर में लड़ना चाहती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही इशारा किया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी नरेंद्र सिंह तोमर ने। तोमर अर्थात मुन्ना भैया का तो यहाँ तक कहना है कि ये हमारे परिवार के भीतर का मामला है, इसलिए दूसरों को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तोमर के इस इशारे की पार्टी के गलियारों में खासी चर्चाएं हैं और सबसे ज्यादा तनाव में टीम लालवानी आ गई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि संगठन आखिर उनके नेता की स्थिति को लेकर कब फैसला करेगा। बीजेपी अपने नगर अध्यक्ष के नाम की घोषणा को लेकर ही चिड़चिड़ाहट में दिखाई दे रही है। भले ही स्थानीय स्तर पर ताई भाई ने पार्टी नेताओं के इशारा मिलने के बाद साथ साथ कदमताल करने का इशारा कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के प्रदेश मुखिया नरेंद्र सिंह तोमर नगर अध्यक्ष के नाम को लेकर ऐसे उखड़ रहे हैं मानो भाजपा नाम के परिवार को आम लोगों से कोई लेना देना ही नहीं है। तोमर नगर अध्यक्ष का मामला उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला बता रहे हैं। तोमर के इस कहे के बाद शहर के गलियारों में पूछा जा रहा है, आम लोग पार्टी के हर फैसले पर बहस करते हैं, सकारात्मक रुख तैयार करते हैं, फिर संगठन के मुखिया ऐसा कैसे कह सकते हैं कि नगर अध्यक्ष के मामले में दूसरों को चिंता नहीं करनी चाहिए? चिंता तो तब होगी जब जिले का पद ही खाली होता। अब जब से मुन्ना भैया ने नगर अध्यक्ष के नाम पर एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, तभी से पार्टी के साथ साथ शहर के गलियारों में टीम लालवानी को चिंता में बताया जा रहा है। टीम लालवानी इसीलिए टेंशन में है कि उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं होने से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। ग्राम उज्जैनी में भी ये टीम एक टपरी पर बैठे शायद इस चिंता पर चिंतन कर रही थी। तोमर के कहे के बाद ये समझा जा रहा है कि कहीं लालवानी के नेतृत्व में तो शहर के 5 विधानसभाओं में चुनाव होंगे, और यदि ऐसा है तो पार्टी इसे भी तो स्पष्ट कर सकती है
यदि लालवानी बने रहे तो उनके लिए ये हानिकारक ही कहा जा रहा है। उनकी मंजिल कुछ और है और उन्हें पार्टी ने ना इधर का ना उधर का वाली स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। ये तो सभी को पता है कि बड़े यानी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला यानी बड़े भैया बाड़गंगा में समानांतर सरकार चलाते हैं। बड़े की ये सरकार तकरीबन 3 दशक से अनवरत चलती आ रही है। एक बार फिर बड़े ने अपने मंसूबों को अंजाम दिया और वही किया जिसकी रूपरेखा उन्होंने पहले से तैयार की थी। बड़े ने जैसा चाहा वैसा ही करने के बाद शहर के गलियारों में फिर चर्चा चल पड़ी है। कहा जा रहा है कि देखा बड़े का रुबाब, बड़े ने बड़ों को धराशायी कर दिया। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में राजनीति और उस राजनीति पर होने वाले फैसले बड़े भैया यानी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला के दरबार में लिए जाते हैं। बड़े वैसे तो पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो समय समय पर अपना वजूद दिखाना नहीं भूलते। बड़े ने एक बार फिर हुकार भरी और बड़ों को धराशायी होने में वक्त ही नहीं लगा। बड़े ने जिला प्रशासन, नगर निगम के साथ साथ उस खाकी को भी भगवान परशुराम जी की प्रतिमा बगैर किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र के लगवाकर ये बता दिया कि वो कितने बड़े हैं। बड़े ने प्रतिमा अनावरण के लिए जो कार्यक्रम तय किया था उसमें जरा भी बदलाव नहीं हुआ। बड़े के इशारे पर प्रदेश के उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आए और संघ में स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हार्डिया को भी ले आए। चुटकियां बजती इतनी देर में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा का अनावरण कर वे रवाना भी हो गए। जिन्हें थोड़ा भी प्रशासनिक खौफ था, या तो वे कार्यक्रम में पहुंचे ही नहीं, या जो आए थे वो समय रहते विवादों से बचते हुए पहले ही मंच छोड़कर रवाना हो गए। 2 दिन तक प्रशासनिक अफसर केवल बयानों में ही अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगते रहे और बड़े भैया उन्हें मानो ठेंगा ही दिखाते रहे। अब अफसर केवल बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन किसी ने न तो आयोजन स्थल पर किसी तरह की कोई रोक टोक की और न ही किसी आयोजक से नियम कायदों को लेकर चर्चा की। बड़े भैया का ये किया अब पूरे शहर के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। लगता है बड़े इस बार कुछ ठान कर बैठे हैं और वो भी इस चुनावी साल में कुछ कर गुजरने के मूड में है। हालांकि बड़े ने अब तक अपने पत्ते पूरी तरह से नहीं खोले, लेकिन इतना जरूर है कि पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला ने ये आयोजन कर ये बात तो जग जाहिर कर दी है कि बाणगंगा में उनकी ही चलती है और इतनी कि अच्छे उनके सामने धराशायी हो जाए। जय परशुराम। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में इन दिनों ब्रह्म शक्ति यानी ब्राह्मण शक्ति का बोलबाला है। आयोजन पर आयोजन हो रहे हैं और हर नेता बहती गंगा में हाथ धोकर अपने लिए जमीन तैयार कर रहा है, लेकिन एक नंबरी विधायक सुदर्शन गुप्ता है कि कहीं भी प्रथम पंक्ति में नजर ही नहीं आ रहे हैं। हालांकि हेड साहब के कैंप से जो खबरें आई है उसके मुताबिक माननीय पूरे 2 घंटे परशुराम जी की सेना में ही थे और तो और उन्होंने 4 मंच भी सजा रखे थे, जहां से भगत सिंह समर्थकों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। अब इसके बाद सुदर्शन फिर एक बार इलाके में सक्रियता बढ़ाएंगे। उनका अगला लक्ष्य होगा कार्यकर्ता। वो उन कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करेंगे जिन्हें चुनावी कार्यकर्ता कहा जाता है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 अभी तो परशुराम जी के जयघोष से गूंज रहा है। विप्र बंधुओं का उत्साह है कि अभी चरम पर है। राजनीति का केंद्र बिंदु फिलहाल बाणगंगा ही बना हुआ है। अब धीरे धीरे माहौल सामान्य हो रहा है, लेकिन इस बीच 1 नंबरी गलियारों में ब्राह्मण समाज के शक्ति प्रदर्शन के साथ ही विधायक सुदर्शन गुप्ता यानी भगत सिंह को लेकर भी पूछ परख हो रही है। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें हेड साहब ना तो मरी माता वाले पॉइंट पर दिखाई दिए, ना ही शोभा यात्रा में किसी महत्वपूर्ण भूमिका में। सुदर्शनी चर्चाएं चली तो उन्हीं के कैंप से जानकारी आई है। कहा गया है कि आमदार साहब पूरे 2 घंटे परशुराम जी की सेना में एक सैनिक बतौर शामिल रहे। कुछ ने एक कदम आगे बढ़कर इस बात की तस्दीक खुद पंडित विकास अवस्थी से कर ली। फिलहाल ब्राह्मण कुल में इस छोटे पंडित को राजनीति की दृष्टि से बड़ा ज्ञानवान कहा जाता है। पंडित विकास ने कह दिया कि विधायक जी पूरे समय साथ रहे और जो 42 मंच लगे थे उसमें से 1 मंच विधायक समर्थकों ने लगाया था। अब शोभा यात्रा निकल गई, ब्राह्मणगण फूले नहीं समा रहे हैं, तो 1 नंबरी ठियों पर बैठे चर्चावीर सुदर्शन कैंप की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। लोगों को लगता है कि अब सुदर्शन कुछ ज्यादा सक्रिय होंगे, लेकिन अभी तक ये किसी को नहीं पता कि भगत सिंह क्या करने वाले हैं। अब ऐसे में हमारा दायित्व कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जरा सुनिए, शुक्ला परिवार के शक्ति प्रदर्शन के बाद 1 नंबरी आमदार सीधे कार्यकर्ताओं को साधते दिखाई देंगे। सुदर्शन सीधे कार्यकर्ताओं के घर घर पहुंचेंगे और चुनावी साल में कार्यकर्ताओं को अपने पक्ष में मजबूती से खड़े करवाने के लिए उनके घर भोजन भी करते दिखाई देंगे।
इसके साथ ही शुरू होगा वही सुदर्शनी फंडा जो पिछले 4 सालों से वो आजमाते आए हैं। उस फंडे को संगठन ने भी सराहा है, लेकिन संगठन सुदर्शनी फंडे को सारे विधायकों पर लागू ना करवा सका। सुदर्शन जब इलाके में पहुंचते हैं तो उनका स्वागत होता है, जबकि बाकी पहुंचते हैं तो कईयों को तो लोग घुसने ही नहीं देते हैं। भगत सिंह आने वाले माह में फिर वार्डों में जनसंपर्क के साथ साथ महाजनसंपर्क की योजना बना रहे हैं। इन दोनों आयोजनों के समापन तक सुदर्शन फिर अपना माहौल बना लेंगे। फिर 1 नंबरी गलियारों में हेड साहब का माहौल पीक पर होगा। फिर 1 नंबरी गलियारों में पूछा जाएगा, अब क्या हाल है बाणगंगा वाले ठिये के? चर्चा वीरों चिंता ना करो, तब तक शुक्ला बंधु भी आपके लिए कुछ न कुछ करने की सोच बना ही लेंगे। और अंत में बात करते हाथ पीले होना अर्थात परिणय सूत्र में नहीं बंधने की। अब हाथ पीले होने की बात का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है कि नवयुगल परिणय सूत्र में बन चुके हैं। अब हाथ पीले होना अलग बात है और परिणय सूत्र में बनना अलग। इस बार अक्षय तृतीया पर कई जोड़ों के हाथ तो पीले हुए, लेकिन वो परिणय सूत्र में नहीं बन पाए। कारण वही बाल विवाह। अक्षय तृतीया पर क्या गांव और क्या शहर, दोनों ही जगह दूल्हे घोड़ी चढ़े और बारातें निकली, शामियाने सजे और सैकड़ों नवयुगल परिणय सूत्र में बंधे। लेकिन इस बार भी कुछ जोड़े ऐसे रहे जिनके हाथ तो पीले हुए, लेकिन वो परिणय सूत्र में नहीं बंध पाए। दरअसल ये वो जोड़े हैं जिनकी उम्र अभी परिणय सूत्र में बंधे की हुई ही नहीं है। अक्षय तृतीया पर ऐसे कई जोड़े बाल विवाह रोकने वाली टीम के डर से शामियाने तक नहीं पहुंच सके। अब तक हाथ पीले करने की बात को विवाह करने के आशय से जोड़कर समझा जाता था, लेकिन हाथ पीले होने के बाद भी कई जोड़े परिणय सूत्र में नहीं बंध पाए और इस शब्द के मायने बदल गए। जहाँ जहाँ नवयुगलों को 5-5 दिन मेहंदी चढ़ी, हल्दी चढ़ी, उनके हाथ तो पीले हो गए, लेकिन वो ना तो घोड़ी चढ़ पाए, ना ही हाथ पीले करवाकर बैठी दुल्हन फेरे ले पाई। इसके बाद ऐसे परिवार ये तो समझ गए हैं कि हाथ पीले करना, शादी करना या परिणय सूत्र में बंधना तो नहीं होता। वो इस बदले शब्द के मायने को एक दूसरे को बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जमाना बदल गया है। अब हाथ पीले होने का मतलब ये नहीं कि शादी हो गई। अब तो शादी शादी होती है और हाथ पीले केवल हाथ पीले। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।